हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। सो गाइज, ये जो सेकंड वीडियो है बायोमोलिक्यूल्स का, जो अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए अणु में शर्करा अर्धांश इकाई है शुगर मोइटी प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल। जो अपने न्यूक्लिक एसिड हैं उनका जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उनमें से क्या 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 निकलता है? एक तो पेंटोज शुगर, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजन बेस। तो इसमें वो कौन सी शुगर की यूनिट है वो पूछ रखी है। तो एक तो होता है अपना आरएनए। आरएनए में कौन सी होती है? बीटा डी राइबोज। और एक होता है डीएनए। डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, इसमें जो डीऑक्सी है इसका डिफरेंस है। डीऑक्सी का मतलब कि एक ऑक्सीजन का रिमूव। तो इसकी जो बीटा डी राइबोज है इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। OH ग्रुप और इस पे एक H OH और यहाँ पे OH HCS2OH। ये तो होता है बीटा डी राइबोज जो कि आरएनए में पाया जाता है। अब इसमें जो डीएनए में पाई जाती है वो होती है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। OH OH HCS2OH। इसमें एक डिफरेंस होता है कि 2 नंबर कार्बन पे एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। जब दो कार्बन पे इस ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है तो क्या बन जाता है? बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज। और ये शुगर की यूनिट हो जाती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए में बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शुगर की मोइटी पाई जाती है। बाकी के दो ऑप्शन और अपन चेक करेंगे कहाँ किसमें प्रेजेंट होते हैं। ये देखते हैं अपन। ये है बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। सो गाइज, ये जो पाई जाती है, ये जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर है। हावर्थ स्ट्रक्चर होती है। ये कैसे होती है? फ्यूरेन तो क्या होती है? 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है। ये होती है फ्यूरेन डबल बॉन्ड। ओके। और जब फ्रुक्टोफ्यूरेनोस की बात आती है तो वो इसमें फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर होती है साइक्लिक OH CS2OH OH H यहाँ पे H, ये CS2OH। ये है बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनस। और दूसरी है अपने पास बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। ये हावर्थ स्ट्रक्चर किसकी होती है? ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर होती है। ये कैसे होती है? ये 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें OH यहाँ पे आएगा OH HCS2OH। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लास्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन की कौन सी संरचना एमिनो अम्लों के विशिष्ट क्रम से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। अपने पास ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें? प्रोटीन की चारों स्ट्रक्चर अपन को पता होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर।
प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखना, इसमें जो एमिनो एसिड हैं ये एक लीनियर स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ये है एमिनो एसिड। और एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है। इसमें एमिनो एसिड जो हैं ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। और दूसरे स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि रेगुलर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसकी रेगुलर फोल्डिंग हो जाती है। रेगुलर फोल्डिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर की, और इस वजह से ये ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस रेगुलर फोल्डिंग की वजह से 2 टाइप से अरेंज हो जाती है, एक तो अल्फा हेलिक्स में और एक बीटा प्लेटेड में। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ऐसे, जैसे ऐसे हो जाएगी। इसमें ऐसे अमीनो एसिड आपस में, बहुत सारे अमीनो एसिड अरेंज होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसमें जो फोल्डिंग होती है इसमें होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? जिसमें एमिनो एसिड तो है, ये एमिनो एसिड है। जैसे ये है इसका COOH। एमिनो एसिड में क्या होता है? एक तो COOH ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है। तो ये COOH ग्रुप इस यहाँ से जैसे नाइट्रोजन का, यहाँ से जैसे ये हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इस वजह से इसमें फोल्डिंग हो जाती है। और बीटा प्लेटेड, इसमें क्या होता है? इसमें और भी ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है। तो बीटा प्लेटेड क्यों बोलते हैं? इसमें जो ड्रेपरी होती है, जैसे अपने पर्दे होते हैं, उसको एक साइड में कर देते हैं अपन, तो वो क्या हो जाती है? प्लेट्स के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस वजह से ये और फोल्डिंग हो जाती है, तो उसको बीटा प्लेटेड हो जाती है। और मैं टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसमें और फोल्डिंग, यदि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और फोल्डिंग हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाएगी। जैसे ये हो जाए ऐसे, ये और ज़्यादा फोल्डिंग हो जाए इनमें, प्रोटीन चैन की आपस में, पॉलीपेप्टाइड जो चैन है उसकी। और ये इसकी जो स्टेबिलिटी है, इस वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी वो किस वजह से होती है? इसमें क्या क्या पाए जाएंगे? इसमें पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, सल्फर लिंकेज और वांडरवाल इंट्रैक्शन, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सब अट्रैक्शन इसमें पाए जाते हैं। तो पूछ ले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फर लिंकेज या फिर वांडरवाल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं? तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर में हो जाएगा। और क्वाaternary स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो क्वाaternary स्ट्रक्चर जो है, क्वाaternary जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे जो टर्सरी स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन की, वो आपस में कंपोज्ड होके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे बहुत सारी स्ट्रक्चर, जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर, ये है एक टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये एक टर्सरी स्ट्रक्चर है, और ये वाली तीसरी टर्सरी, ये आपस में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वाaternary स्ट्रक्चर। क्वेश्चन अपना जो है वो क्या है? स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो सबसे सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसी में अमीनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, बाकी किसी में स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होती। उनके सीक्वेंस फोल्डिंग की वजह से आगे पीछे होती रहती है, हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
किस विटामिन की कमी से रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि हो जाती है? सो गाइज मैं आपको ये क्वेश्चन रिपीट, पिछले जो प्रीवियस वीडियो उसमें अपन ने खूब अच्छे से एक्सप्लेन करा है विटामिन का। तो इसमें क्या हो जाएगा, विटामिन के। बाकी के विटामिन हैं उनको अपन चेक कर लेते हैं। तो एक है जो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन। विटामिन B12 इसका होता है साइनोकोबालामाइन, और इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, परनीसियस एनीमिया। और विटामिन ई है, इसको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरोल। और विटामिन B6 है, इसको बोलते हैं पायरिडोक्सिन। ओके, ये है। विटामिन ई क्या करता है, विटामिन ई की कमी हो जाती है तो क्या करता है, आरबीसी का जो भुरभुरापन है वो बढ़ जाता है, या फिर मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। ये होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को लंबे समय तक HI के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? अपनी स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की CHO CHOH CH2OH। इसका जो HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिडक्शन करवाएगा, इसका रिडक्शन करवाएगा मतलब एल्डिहाइडिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपली एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसकी स्ट्रक्चर जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो एन हेक्सेन, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा एन हेक्सेन इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन है उनको चेक करते हैं अपन। वो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन। हेक्साआइडोहेक्सेन क्यों ही बनाएगा, ये कोई हेलोजनेशन थोड़ी करवा रहा है। या फिर ग्लूकोनिक एसिड कब बनाएगा, यदि ऑक्सीडेशन होता, और वो भी माइल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होता अपने पास, ऑक्सीडेशन होता ब्रोमीन और H2O के प्रेजेंस में, तो क्या बनता, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। इसका एक एल्डिहाइड ग्रुप वो जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता। और बाकी ये इसमें ब्रोमीन H2O के प्रेजेंस में होता है पेंटायोडिन, ये भी नहीं बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अभिकर्मक से अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है? रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, कौन सी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं तब वो बताता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, सो अपन देखते हैं, ग्लूकोज है ये अपना CH2OH, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप है CH2OH, ये क्या है, ग्लूकोज। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो अपने पास जो है प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ऑक्जिम। अब ये वाला जो रिएक्शन है NH2OH की जो रिएक्शन है, ये इससे ऑक्सीजन बनना ही किसकी रिएक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है। तो इससे क्या शो कर रहा है ये, इसका मतलब कि ये वाला जो है NH2OH ग्रुप है,
ये रिएक्शन यदि आप एल्डिहाइड कीटोन से करवाते हो तो क्या बनता है, अपने को एडिशन प्रोडक्ट मिलता है और ऑक्सी प्रोडक्ट बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NH2OH। इसके साथ, इसके अलावा आप और किससे रिएक्शन करवाओगे, यदि HCN से रिएक्शन करवाओगे इसकी, तो अपने पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की। यदि कार्बोनिल ग्रुप है आपके पास सब उसमें सबस्ट्रेट में, तो यदि रिएक्शन वो HCN से करता है तो वो क्या बनाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, और ये बनाएगा इसका साइनोहाइड्रिन CH, और ये OH, CHOH, CH2OH। ये क्या शो करती हैं, ये HCN से रिएक्शन और NH2OH से रिएक्शन ये शो करती हैं कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। और बाकी के ऑप्शन में अपने पास क्या क्या है, देखो HI से रिएक्शन करवाएंगे अपन, HI से रिएक्शन करवाएंगे तो N-हेक्सेन बनेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या, वो किसकी प्रेजेंस, एसिटिक एनहाइड्राइड किसकी प्रेजेंस बताएंगे, 5 OH ग्रुप की, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस को बताएंगे, क्योंकि इसमें फिर क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। जिसमें ग्लूकोज की करवाऊं रिएक्शन, CH2OH, इसकी मैं करवाऊं CH3COO, तो इससे बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट CHO, और यहाँ पे ये बनता है CH2O COO CH3। ये क्या बना, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये रिएक्शन क्या शो कर रही है, इसका जब एसिटाइलेशन करवाते हैं ग्लूकोज का, तो एक रिएक्शन क्या शो कर रही है कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं, और वो पांचों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन पे नहीं है, मतलब कि एक कार्बन पे दो नहीं, पांचों हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग कार्बन पे है, क्योंकि एक कार्बन पे यदि दो भी होते तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता। ये क्या बनता है, यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इसका एसिटाइलेशन का, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता यदि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप भी होते तो। बाकी ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, हाइड्रोक्सिल एमिन, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, lack of which of the following vitamins in human में causes anemia। एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन 12 जो है B12 उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। देखो ये तो वेल नोन क्वेश्चन है, खूब पूछते हैं, विटामिन B12 की कमी से कौन सा होता है, एनीमिया होता है। और बाकी के जो ऑप्शन है वो अपन चेक करें, विटामिन B1 जो है ये क्या होता है, थायमीन, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, थायमीन, और इसकी कमी से डिजीज होती है बेरी डिजीज होती है। विटामिन B2 जो है उससे, उसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है क्लियोसिस। इसमें क्या होता है, जो अपने होठ है उनके साइड में बर्निंग जैसा साइन हो जाता है, और मतलब कि फट जाते हैं। और बाकी ऑप्शन है विटामिन B16, इसको विटामिन कम कंसिडर किया गया है, इसको क्या कंसिडर किया गया है, एनर्जी बूस्टर, एज ए एनर्जी बूस्टर इसको यूज लिया जाता है। और ये क्या होता है, विटामिन B16 क्या होता है, DMG बोले तो डाइमिथाइल ग्लाइसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस नॉट कॉमन टू बोथ RNA एंड DNA। जो
आरएनए और डीएनए दोनों में कॉमन नहीं है, वो कौन सा है? यूरेसिल है। बच्चों वाली चीज है, सबको पता है। यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है थायमिन की जगह, बाकी ये सब तीनों कॉमन हैं, दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुक्रोज है एक, सुक्रोज है एक, सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर क्या बनी होती है? सुक्रोज बनी होती है। सो इसका देखो, मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? मोनोसेकेराइड के हो जाएंगे राइबोज, जैसे राइबोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है। ओके, डाइसेकेराइड का है ही अपना सुक्रोज है, लैक्टोज है, लैक्टोज है। लैक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है? लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये लैक्टोज हो जाएगा। सुक्रोज है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और ओलिगोसेकेराइड देखें, ओलिगोसेकेराइड में क्या होते हैं? ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें 2 से 10 तक मोनोमर यूनिट होते हैं। अब जैसे इसमें 2 से 10 तक, जैसे दो का एग्जांपल, 2 मोनोमर यूनिट किसकी हो गई? लैक्टोज की हो गई। जैसे ये तो क्या हो जाएगी? 2 होगी तो डाइसेकेराइड, और 3 यूनिट होंगे तो ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल देखें तो रेफिनोज, इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C18H32 और 16, और इसमें क्या क्या कौन कौन सी यूनिट होती हैं? एक तो ग्लूकोज, एक होती है फ्रुक्टोज, और एक ग्लैक्टोज। ऐसे ही ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, टेट्रा में 4 हो जाएंगे। और लास्ट है 4th रिड्यूसिंग शुगर। गाइस, रिड्यूसिंग शुगर 2 टाइप के होते हैं, एक तो रिड्यूसिंग, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये किस बेसिस पे होती हैं? ऐसी शुगर जिसमें फ्री क्या हो? फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, तो वो क्या हो जाएगा? फेलिंग रिएजेंट या टोलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में वो रिड्यूस हो जाएगा वो ग्रुप। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टोलेंस रिएजेंट। ये कार्बोनिल वाले जो वो है क्वेश्चन सीरीज, उसमें मैंने करवा रखा है आपको अच्छे से, आप उनको प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हो यदि नहीं देखा है तो। टोलेंस रिएजेंट ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। ओके, अब ये दोनों सॉल्यूशन यदि फ्री OH ग्रुप मिल जाए तो उसको रिड्यूस करेंगे, तो जिनमें फ्री OH है वो तो क्या हो जाएंगे? रिड्यूसिंग, और जिनमें फ्री OH CHO या फिर कीटोनिक ग्रुप नहीं है वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं, तब अपने को समझ आएगा। देखो, रिड्यूसिंग शुगर की मैं बात करूं, रिड्यूसिंग शुगर की मैं बात करूं तो इसमें इसका एग्जांपल क्या है? जैसे इसका एग्जांपल है माल्टोज। माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, या फिर लैक्टोज, एक और क्या है? लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। अब देखना, माल्टोज को अपन चेक करते हैं कि माल्टोज कैसी रिड्यूसिंग शुगर है। आपको इनकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और इनमें कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इसका डिसाइड कर पाओगे। और आपको याद तो रखना ही है, क्योंकि वहां थोड़ी ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना बना के देखोगे आप एग्जाम में। तो आपको सीधा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ये जो लेसन है, जितना बार रिविजन करोगे इसका, ये उतना ही आपको याद रहेगा। ये है CH2OH। माल्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बना होता है, और इसमें किस टाइप का बॉन्ड होता है? C1
और C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ये कैसे होता है लिंकेज? जैसे इसका यहाँ पे OH ग्रुप आता है और यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की हावत स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा और यहाँ पे OH H OH, और दूसरा ऐसे ही एक और ग्लूकोज इससे जोड़ेगा। तो इसकी नंबरिंग करूँ मैं तो इसकी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। दूसरा ग्लूकोज में लाऊं तो इसमें ये OH H OH और इसका ये H और OH, और यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये दोनों यहाँ से इसका H2 रिमूव हो जाएगा। H2 जब ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा ये वाला। ये कार्बन कितना है? 1 2 3 4, 4 कार्बन और 1 कार्बन की जो बॉन्डिंग हो रही है तो इसको बोलेंगे C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये क्या है? माल्टोज। ये किसकी स्ट्रक्चर है? माल्टोज की स्ट्रक्चर है। अब देखना इसमें जो अपना एनोमेरिक कार्बन है वो कार्बन एनोमेरिक वो कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन होता है जहां पे जाके ऑक्सीजन जो है, ये पूरे नहीं बनाए मैंने, ये क्या आएगा? HCH2OH। ऑक्सीजन जहाँ पे जाके जिस कार्बन पे, जैसे फर्स्ट नंबर कार्बन पे ये अपनी ग्लूकोज है CHOH CH2OH, ये है CHOH और ये CH2OH। अब इस वाले कार्बन पे, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे क्या होता है? ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके जब अटैक करता है एल्डिहाइड पे तो ये COH बन जाता है। तो ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ये ऐसे बन जाएगी, ये यहाँ पे ऑक्सीजन और ये ऐसे। तो ये वाला जो कार्बन है ये क्या होता है? एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन पे, एनोमेरिक कार्बन वो होता है जिसपे OH की जो पोजीशन है, एक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। तो जो बीटा वाली है उसमें तो OH की साइड आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है, और ये क्या हो जाएगी? ये अल्फा वाली हो जाएगी क्योंकि उसमें OH क्या है? राइट हैंड साइड है। तो OH ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पे इसको एनोमेरिक कार्बन है। और ये वो वाला कार्बन है जहाँ पे क्या था? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था पहले, वो बाद में इस पे एडिशन पे ये जो एल्डिहाइड ऐसे तो था, ये एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे था, ये कार्बन पे बाकी की पूरी चेन लगी हुई थी। तो इस पे ये OH वाले जो लोन पेयर हैं, यहाँ से H प्लस निकलेगा 5 नंबर वाला कार्बन का, तो ये O माइनस, ये इस पे अटैक करेगा और ये इधर जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा। तो ये ऐसे OH बन जाता है, OH ग्रुप बन जाता है। तो अब ये क्या है? sp2 था ना पहले, C डबल बॉन्ड और C। तो इस पे जब ये ऑक्सीजन का अटैक हो रहा है 5 नंबर वाले कार्बन का, तो इसमें एक बार तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, एक बार तो अबव द प्लेन से अटैक करेगा, एक बार बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। तो इसके दो आइसोमर, इसमें दो आइसोमर बन जाते हैं इसके, एक बार तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाए OH ग्रुप, एक बार राइट हैंड साइड में जाए। जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो बीटा बनेगी उसकी, और जब वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो अल्फा वाली बनेगी। तो इस बेसिस पे यदि ये वाला एनोमेरिक कार्बन जो है वो यदि फ्री है, वो वाला ग्रुप फ्री है, तो उसमें मतलब कि वो फिर से उसको आप तोड़ोगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन है। मतलब कि इसको आप यदि रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में लाओगे तो इसके पास इजीली COH जो फंक्शनल ग्रुप वो मिल सकता है। तो ये वाली जो है, ये वाली जो शुगर है वो क्या हो सकती है? रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि इसमें फ्री क्या है? CHO ग्रुप है। जब इसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो ये ब्रेक हो जाएगी, ये आपस में इक्विलिब्रियम में होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर इसकी, तो ये फ्री COH ग्रुप मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसे ही लैक्टोज में भी मिलेगा आपको, ठीक है। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं उनका देखें अपन एग्जाम्पल, जैसे नॉन रिड्यूसिंग हो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की मैं बात करूँ, जैसे सुक्रोज है,
सुक्रोज है, जब ये सुक्रोज है इसको हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो किस में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो इसमें इसके स्ट्रक्चर अपन देखें तो देखना ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। इसमें एक तो ग्लूकोज की मोइटी होती है HOH, OH, HCH2OH। दूसरी होती है फ्रुक्टोज की। अब वो फ्रुक्टोज की कैसे होती है, ये बनाऊं मैं फ्रुक्टोज की हार्थ स्ट्रक्चर। ये फ्रुक्टोज की होती है HCH2OH, OH, OH, CH2OH और OH। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं होती, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है फ्रुक्टोज की, बीटा डी फ्रुक्टोज की ये वाली होती है। एक्चुअल होती OH, CH2OH, OH, HOH, H, CH2OH। देखो ये होती है बीटा डी फ्रुक्टो, ये होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर। बट इसमें बॉन्डिंग के लिए ये क्या करती है, रिंग फ्लिप करती है, रिंग फ्लिपिंग करती है। तो इसमें क्या होता है, जब ये रिंग को फ्लिप मारोगे, फ्लिप मारेगी तो जो अपसाइड ग्रुप हैं वो तो क्या हो जाएंगे, डाउन की साइड आ जाएंगे। जैसे ये अपसाइड है तो ये किस साइड आ जाएगा, यहाँ पे डाउन की साइड आ जाएगा, और ये जो डाउन साइड है वो अप साइड चले जाएंगे। तो अब जब इन दोनों में बॉन्डिंग होगी तो यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा और ये क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर, ये ऐसे बन जाएगी और ये आपकी बन जाएगी सुक्रोज। और ये बॉन्डिंग देखो, अब इसमें जो बॉन्डिंग है, अब ये कार्बन जैसे इसमें तो ये 1 कार्बन 2 3 4, जब ये फ्लिप मारेगी तो ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा, ये 1 नंबर का कार्बन है वो इधर आ जाएगा। तो ये कार्बन कैसे हो जाएगा, सॉरी ये 1 नहीं, यहाँ पे ये वाला 1 होगा, ये 2 3 4 5 और 6, तो ये वाला कार्बन 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6। अब इनमें जो बॉन्डिंग है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यदि आपसे पूछे तो कौन सा है, 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये बॉन्ड है। अब देखो क्या इसमें जो एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री है, इसमें इस वाले में ये वाला कार्बन एनोमेरिक है और इस वाले में ये वाला एनोमेरिक कार्बन है, तो इसमें दोनों एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है। एनोमेरिक कार्बन जहां पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड किसमें, ग्लूकोज में, और कीटोन किसमें, फ्रुक्टोज में जुड़ा होता है, वो एनोमेरिक कार्बन होता है, जो कि दोनों में फ्री नहीं है। तो अब इसमें यदि आप टोरेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट का सॉल्यूशन लाते हो तो वो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, रिड्यूस नहीं कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। तो इसका जो है आपको पता, अब समझ आ गया रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी इनके आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होगा इसमें, आप मैंने प्रीवियस वीडियो में खूब अच्छे से बताया इसका एसेंशियल नॉन एसेंशियल का, 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें एलानिन हो जाएगा। देखो ट्रिक में मैंने बताया था आपको, जैसे VIP होल में TT, तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो A है, A को सिर्फ आर्जिनिन, आर्जिनिन आर्जिनिन के अलावा जो भी बाकी ए जो भी है टोटल में से, वो बाकी क्या हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और ओनली आर्जिनिन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्या है, एसेंशियल वाले हैं, वेलिन, ल्यूसिन और लाइसिन। ओके गाइस,
सो थैंक यू गाइज। यदि आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।